नमस्कार आप सभी बच्चों को। सबसे पहले बात सभी बच्चों का आपका स्वागत है इसमें। देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखेंगे। हम लोग इसको क्लासिफाइड जो करेंगे तो वो क्लासिफाइड करेंगे कि हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के पीछे भागेंगे। ठीक है, तो ये हमें कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है। और अगर आपका एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, नीट भी हम लोग बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड जेई आईआईटी जेई कुछ भी आप कोई भी एग्जामिनेशन से सीयूटी कुछ भी आप आराम से निकाल सकते हो। तो पढ़ाई को डिफ्रेंशिएट नहीं करना है कि ये बोर्ड की पढ़ाई है और ये जेई की पढ़ाई है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे लेवल से क्लियर है। हाँ, जब मैं थ्योरी दे रहा हूँ तो मैं कंप्लीट थ्योरी दूंगा, ठीक है। एंड थ्योरी के बाद डेट्स आफ्टर जब मैं आपको डीपीपी दूंगा तो आप डीपीपी से आप क्या करोगे, अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लोगे कि हाँ, हमें इतना डीपीपी बना के बोर्ड हो जाएगा, इतना डीपीपी बना के मुझे नीट तक जाना है और इस डीपीपी को बना के हमें जेई तक जाना है। तो क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं बट हमारे थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे, बिना देरी के करते हुए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं और हम लोग जो बहुत यूनिक और बहुत ही पारंपरिक स्टाइल से हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 1 के साथ, जिसमें आज के चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डेफिनेशन वगैरह भी लिखते जाएंगे ताकि आपको दुविधा ना हो, आप आराम से चीजों को कर सको, लिख सको। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसकी पेड़ की मोटाई से थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, चलिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम तो मैंने देख ही दिया है। तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं ना उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरी राइटिंग अभी थोड़ी खराब हो सकती है इसलिए, पर धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, सुधार आ जाएगा। आप लोगों ने बहुत सारे फेस वाले वीडियो देखे होंगे लेकिन अभी आप प्योर कंटेंट वीडियो देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो अगर मैं इस बात को बताऊं तो सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये दुनिया में जो लाइफ चल रही है, जो लाइफ की साइकिल है, इस लाइफ के साइकिल को बनाने में कार्बन का यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अब ये कैसे है योगदान, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इस दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं लेकिन उसमें से सबसे कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो बना सकता है उसका नाम है कार्बन। और कॉम्प्लेक्स के साथ साथ तुम जितना चेंज चाहो, जितना तुम आगे इसको लेकर बढ़ना चाहो, उतना तुम आगे बढ़ सकते हो। तो प्रकृति जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए कार्बन से अच्छा सुटेबल कोई चीज हो ही नहीं सकता। तो आपको समझिए आपके लाइफ साइकिल, आपकी डीएनए, आपके बहुत सारे जगहों पर देखिएगा कार्बन की प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो आप आई थिंक आप समझ सकते हो कि सबसे अधिक बॉन्ड 4 बन सकते हो और 4 बॉन्ड बनाने वाला हमारे पास कौन है, कार्बन। और भी है बट वो प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता, इसलिए हम लोग कार्बन को ही लेके चलते। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट तत्व है हमारे पास, कितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको अलग से पढ़ना एकदम ही ज्यादा जरूरी है। तो इसी क्रम में हम लोग कार्बन को पढ़ते हैं अलग से। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, हम लोग यहाँ पे नोट्स को खूबसूरत बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारे पास है उस चीज का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सवाल है ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यह एक ब्रांच है किसका, केमिस्ट्री का, जिसके अंतर्गत हम कार्बन के कंटेनिंग कंपाउंड के, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड जो कार्बन को अपने साथ रखता है उसके बारे में लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसको बोल सकते हैं इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that focused on the study of carbon containing compound। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट फोकस ऑन द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, इस पे ये फोकस करते हैं। देखिए, अब बिना मतलब के यहाँ पे कार्बन क्या है, कार्बन में कितने बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन किस एलिमेंट के, ये सब पॉइंट पूरा कर यहाँ कुछ नहीं होगा। हम बेसिक के चक्कर में रह जाएंगे और आपका मेन छूट जाएगा।
इसीलिए हम लोग धीरे धीरे जब टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो उसके चक्कर में वो सारी चीजें ऑलरेडी वहां कंटेन हो जाएगी, ठीक है, तो अब ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों हमारे पास जो टर्म है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो हमारे पास अब कहता है, हमारे पास देखिएगा कि अगर जब आप कंपाउंड बना रहे हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात आपके पास तो कार्बन होने ही चाहिए, आपके पास तो कार्बन होने ही चाहिए, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ये दो चीज कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में पक्की बात होनी चाहिए, ठीक है। अब ये एकदम हमको चाहिए, अब इसके साथ ये मस्ट है हमारा, इसके साथ ये हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो जब आप कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे हो तो कार्बन और हाइड्रोजन हमें मिल सकते हैं, वो हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आप चाहे तो अदर एलिमेंट्स भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान अदर एलिमेंट्स इसके साथ क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो अदर एलिमेंट्स हमारे इसके साथ शामिल होंगे वो कौन कौन होंगे, तो वो आपके पास नाइट्रोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन क्लोरीन पोटेशियम, ये सब क्या हो सकते हैं इसके साथ शामिल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए मस्ट है, जो होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देखता हूँ और देख रहा हूँ कि आप उस एग्जांपल को कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। तो अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं, ठीक है, कि क्या H2O ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तो आपका आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट नहीं है। तो चलिए मैं आपसे दूसरा पूछता हूँ कि क्या हम लोग दूसरा में, क्या हम लोग C6H12O6 जिसको ग्लूकोज कहते हैं, क्या इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी यहाँ पे रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा C12H22O11 शुगर, क्या इसको बोलेंगे कार्बन कंपाउंड, बिल्कुल बोलेंगे, ये भी कार्बन कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड है, ठीक है ना। अच्छा तीसरा में अगर मैं आपसे बात करूं, C6H6, क्या हम लोग इसको बोलेंगे, इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं, तो क्या इसको बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन है। चौथा, इसके बाद CH Cl3, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, तो क्या इसको बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो आई थिंक आपको अभी की क्लास से, इस पूरे लेक्चर से आपको अभी तक ये समझ में आया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है और कार्बन एक स्पेशल कंडीशन पे रखता है अपने साथ कि सबसे अधिक मैक्सिमम बॉन्ड्स बना सकते हैं, और ये प्रेजेंस भी काफी ज्यादा मात्रा में होता है नेचर में, इसीलिए ग्रुप 14 एलिमेंट में भी आते हैं। इसी वजह से हमको ये कार्बन के बारे में पढ़ना चाहिए। जब पढ़ रहे थे तो हमें पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि कार्बन अपने साथ जो भी कंपाउंड अपने साथ कार्बन को कंटेन रखेगा उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए किसका होना जरूरी है, कार्बन का और हाइड्रोजन का। बाकी कौन कौन से और जुड़ सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन और पोटेशियम, ये सब आपस में जुड़ सकते हैं। तो अब इसके एग्जांपल्स कौन होगा, तो ये नहीं होगा और ये सारे इसके एग्जांपल्स होंगे। इतनी बात आपको समझने में आई थिंक कोई डाउट नहीं हुई होगी। अब अगर इतनी डाउट्स आपके साथ नहीं हुई है तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बार। देखिए बच्चों, अब हुआ क्या कि सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, जिसका नाम था, मैं आपको थोड़ा सा नाम भी लिख दूंगा यहाँ पर, बर्जेलियस, ठीक है, बर्जेलियस, ठीक है ना। ब्रजेलियस ने एक थ्योरी दिया था जिसको हम लोग बोलते थे वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। तो किस क्या फोर्स क्या दिया था, वो वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। तो और ये एग्जैक्टली सबसे पहली बात, ये जो आपको थ्योरी आई थी वो 19th सेंचुरी में थी, ठीक है। सूर्य के वैज्ञानिक था, अब इतना इतिहास में कौन जाएगा, ठीक है। तो आप इतना समझिए, इन्होंने ये कहा था, ब्रजेलियस ने कहा था, बहुत ही सिंपली, कुछ ज्यादा ही घमंड में आ गया था, ठीक है। इन्होंने ये लगा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी भी हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। उन्होंने अपने इस थ्योरी में, वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या था, उन्होंने बोला था कि कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड्स could not be prepared prepared in
लेबोरेटरीज, ठीक है। हम कभी भी इसको लेबोरेटरीज में नहीं बना सकते। ये किसने कहा था? बर्जेलियस ने कहा था, ठीक है। कि जब भी आपको ये पाया जाएगा ना, किसी लिविंग थिंग्स नहीं पाया जाएगा। जब भी आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाएंगे, सब कहाँ पाए जाएंगे? कि लिविंग थिंग्स में पाए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपको शुगर मिल जाएगा, है ना, तो लिविंग थिंग्स में पाया जाएगा। उसके बाद बाकी चीजें भी होती है, ये सब चीजें कहाँ पाई जाएगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इनका मानना था कि ये सब चीजें पाई जाएगी लिविंग थिंग्स में, ठीक है ना। तो लेकिन भाई साहब, एक वैज्ञानिक ने आकर पूरी खेल को बिगाड़ दिया, ठीक है ना। उनका नाम था, प्यारे बच्चों, हुलर, ठीक है। मैं नाम एक बार बोल दूं, ठीक है, हुलर, ठीक है। ये भाई साहब हुलर जो कि जर्मनी के थे, ठीक है, जर्मन थे। इन्होंने क्या किया? पूरी खेल बिगाड़ दी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला इस दुनिया का सबसे पहला, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव भी याद रखिएगा और शायद आपसे जीके में भी पूछेगा, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, जिसका नाम था यूरिया, उसको इसने लेबोरेटरी में तैयार कर दिया। अरे बाप रे, आप तो इसका ये थ्योरी तो गलत हो गया। क्योंकि ये बर्जेलियस क्या बोलते थे कि कभी भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी भी हम प्रिपेयर नहीं कर सकते लेबोरेटरी में। लेकिन होलर बोला कि गलत, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो टेंशन मत ले। इन्होंने भाई साहब क्या किया, देखो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ले लिया NH4CnO, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पहले बच्चे अमोनियम अमोनियम साइनाइड, ठीक है, साइनाइड, ठीक है। अमोनियम साइनोड साइनोड को जब इसने क्या किया, हीट किया, मैं थोड़ा सा एक बार कलर बदल लूं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। मैंने इसको क्या किया, हीट किया, ठीक है। तो जब इसको हीट किया गया, तो ये भाई साहब क्या फॉर्म बना लिया, टू NH2CO, NH2, ठीक है। अब भाई साहब इसने बना लिया और इन्होंने बना दिया वो यूरिया। क्या बना दिया, यूरिया। अब ये बात, इतनी बात आपको समझ में आई कि अब इस वाले पैराग्राफ में आपने क्या सीखा, कि ब्रजेलियस थे जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी के थ्रू ये कह दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको कभी हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि उसको हम लोग लिविंग थिंग से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन होलर ने क्या बोल दिया, गलत। अभी आप उनकी बात सुन, उसकी बात मत सुन। उन्होंने बोला कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूरिया था, उसको उन्होंने लेबोरेटरी में बनाकर दिखा दिया। तो उनका ये जो थ्योरी था वाइटल फोर्स थ्योरी, ये क्या हो गया, एक तरह से गलत हो गया, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब चलिए कार्बन के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल अध्ययन करते हैं कि ये कार्बन चीजें क्या है। थोड़ा सा इतिहास हम लोगों ने जान लिया। अब इतिहास के बाद आते हैं मुख्य बात पर, कि इसकी मुख्य बात है आखिर क्या कह रही है, ठीक। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, हम कार्बन एटम को अगर हम देखते हैं, ठीक है, किसको देखते हैं, वो कार्बन एटम को, तो कुछ चीजें हमको समझ में आती है। क्या समझ में आती है? तो ये हमसे सबसे पहले बात करेगा किसके बारे में, बॉन्डिंग। ये बात करेगा बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम, ठीक। बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एटम के बॉन्डिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, इसके कोर कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट आएगा, थोड़ा सा आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट आएगा। मतलब आगे पीछे जो आप लोगों ने ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल या बाकी चीजें जो पढ़ रखी है, उसका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको आएगा। इसका मतलब ये है कि मैं इसको छोड़कर उसको पढ़ाने चले जाऊँ, बिल्कुल नहीं। जितनी कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे वो आपको ऑलरेडी आ रहे होंगे, नहीं आएंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपको फोकस रखना है इस वाले जगह पे, जो कॉन्सेप्ट मिल जाएगा उसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन या घबराने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग को फ्री रखें, छोड़िए और सोचिए कि यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट, किसकी बात कर रहा हूँ, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जो नॉर्मल अवस्था होता है, उसमें कोई एनर्जी एनर्जी या कोई सप्लाई या ये सब चीजें नहीं होती है, नॉर्मल स्टेट में कार्बन पड़ा हुआ है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, C6। और यहाँ पे इसका ऊपर भार कितना लिखा जाता है, एटॉमिक मास, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो है 12, ठीक है। ये हमें लिखा गया है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कार्बन के अंदर कितने हैं, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखोगे 6। अगर मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या उतने प्रोटॉन्स की संख्या, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6। क्योंकि देखो यहाँ नीचे जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 6। तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 6 है, ठीक है। अब अगर मैं इसका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं, क्या देखो वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
तो यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना? आपने उसमें ये चीज़ देखा होगा कि इसको कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले पहले इसको लिखिएगा, पहले लिखा होगा 1s, फिर लिखा जाएगा 2s, फिर लिखा जाएगा 2p। लेकिन अब इससे आगे भी होता है, लेकिन हम चूंकि हमारा कार्बन है, इसका काम यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है पहले बच्चों देखिएगा, आगे वाले में मैंने 2 भर दिया, ठीक, 2 एटम, इसमें ही मैंने 2 भर दिए, भर दिए। अब 2 2 4 तो हो गया, अब हमारे पास 2 ही बॉक्स हम भर सकते हैं, एक बॉक्स ये भरा और एक बॉक्स ये भरा। ठीक, अब बताइए, हमारे पास यहाँ पे 2 बॉक्स खाली है, ये नॉर्मल कौन सा कंडीशन है, ग्राउंड स्टेट की कंडीशन है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है देखिएगा ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा रंग बदल लें। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्साइटेड स्टेट की, किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं बात कर रहा हूँ एक्साइटेड। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट। अब कहिएगा एक्साइटेड स्टेट क्या होता है। देखिए एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि जो कार्बन होता है वो 6 6 और 12 भी है, इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन होता क्या है सो देखिए। होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इसको आपने ऐसे लिखा था, मैं बॉक्स बना दूं, 1s 2s और क्या लिख दिया यहाँ पर p। ठीक है, 2p। तो पहले क्या था ना कि इसमें ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, लेकिन अब क्या होगा कि जो तुमने एक्साइटेड स्टेट किया, तो ये जो 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से उठकर, ठीक है, इस बॉक्स में, यहाँ देखो यहाँ 2s का एक उठ करके यहां से उठकर इस बॉक्स में चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस बॉक्स में चला गया, क्योंकि अब ये कौन से स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में है। तो ऐसे हालात में इस s का एक उठ करके यहाँ चला गया। तो अब बताइए अब कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर खाली हो गए, 1 2 3 4, अब 4 पेयर खाली हो गए। तो ये कितने बॉन्ड्स बनाने के लिए रेडी हो गए, तो अब ये आराम से कितने बॉन्ड्स को बना सकता है, तो 4 बॉन्ड्स को बहुत आसानी से बना सकता है। तो आपसे कुछ पूछा जाएगा कि बताइए कार्बन एटम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, तो आप बोलिएगा 4 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है ना, एक्साइटेड स्टेट में जैसे ये जाता है तो ये क्या करता है, अपने यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को इसमें दूसरे में भेज देता है, जिससे एक 4 बॉन्ड रेडी हो जाते हैं। ठीक है, अब इससे कुछ एग्जांपल्स भी देख लीजिए प्यारे बच्चों, इससे कुछ एग्जांपल देख लीजिए। तो अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, ठीक है, तो आप सबसे अच्छा एग्जांपल पकड़ लीजिए CH4। ठीक है, तो CH4 में क्या होगा, एगो C है, एगो H, एगो H, एगो H और एगो H। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन के पास ये कहानी है, तो हाइड्रोजन कैसे भरता है, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का 1 1 होता है। तो ऐसे हालात में ये तो 1s को भी नहीं भर पाएगा, क्योंकि इसके पास तो एक ही को होता है, 1s के एक ही में रह जाएगा। ये 1s में जाता है, ये 2p तक जाता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी किसकी इसकी है। देखिए इस चीज को समझाने के लिए ना प्यारे बच्चों, बहुत सारे थ्योरी आए थे, जैसे कि लुईस की थ्योरी आई थी, लुईस थ्योरी आया, लुईस थ्योरी के बाद इसके मॉडर्न ओवरलैपिंग सिस्टम आया, मॉडर्न ओवरलैपिंग थ्योरी आया। ठीक है, ये सभी थ्योरी आई। उसके बाद एक आया हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन तो सबसे ज्यादा हमारे काम का है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले, अभी हम लोग पढ़ने वाले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। ठीक है ना, तो हम लोग अभी कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी आखिर कहता क्या और क्या होता है। ठीक है, तो आपकी इस पैराग्राफ की मोटी बात समझ में आई कि भैया कार्बन के पास 6 यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस हालात में अगर नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 किसको भरते हैं, 1s के, और एक किसको, 2 किसको भरता है, 2s को, और 2 किसको भरता है, 2p को। लेकिन जैसे ही हम इसी को एक सेटेड स्टेट में लेके आएंगे तो इसका एक घर छोड़ के इसमें चला जाता है, इससे 3 ये और एक ये 4 हो जाता है। ठीक है, और CH4 यहाँ पर है, तो CH4 में 4 यहाँ पर H हो गया और H यहाँ पर हो गया। इस हिसाब से लुईस थ्योरी, मॉडर्न रेवोल्यूशन और हाइब्रिडाइजेशन, इस सारे थ्योरी के थ्रू हम लोग इस बॉन्डिंग की थ्योरी को समझेंगे। इस बॉन्डिंग को थ्योरी को समझने के लिए सबसे अच्छा हमारे पास कौन हुआ हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन की ओर, कि क्या कहता है हमारा आज का हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आखिर क्या कहता है, इसके लिए हम लोग चलते हैं
ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, अब मतलब आज मतलब अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी। ठीक है, सी का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसके तीन हाइब्रिडाइजेशन होते हैं हमारे पास, sp3, sp2 और कार्बन का sp। ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के हैं। अब कब किस कंडीशन में sp3 होगा, किस कंडीशन में sp2 होगा और किस कंडीशन में sp होगा, इस पूरी जानकारी को हम लोग जानेंगे अगले लेक्चर से, लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप आप लोग लेक्चर नंबर 1 को अच्छे से एक बार एंजॉय कर लिए होंगे। एक बार आप सभी लोग पूरी कहानी को पढ़ लीजिए, ताकि कल की क्लासेस और ज्यादा मजबूत होने वाली। कल की क्लासेस में हम लोग बहुत अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्यारे बच्चों कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे ब्रांच होता है, जिसके अंदर हम लोग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, अदर एलिमेंट्स में आप इसको भी ले सकते हैं। और ये सब आपको एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए, एग्जाम्पल्स के बाद अब आइएगा हम लोगों ने फिर जाना कि कैसे कार्बन जो है वो उसका इतिहास क्या है। तो इतिहास नहीं जानोगे तो फिर आगे अपने आप को कैसे पहचानोगे। तो ब्रजेलियस ने बोला कि भैया हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, जब भी निकालेंगे जिंदा इंसान से ही निकालेंगे, चाहे शुगर निकालना हो चाहे ग्लूकोज निकालना हो। ठीक है, खोला रहा है, उन्होंने बोला गलत बात मत करो, फालतू बात मत करो, क्योंकि मैं यूरिया बनाकर तुमको अभी दिखाता हूँ। यूरिया बनाकर दिखा दिया तो ये बात खत्म हो गया इसका, ब्रजेलियस का। ठीक है, अब क्या है प्यारे बच्चों, इसी के दौरान हम लोगों ने देखा कि हम लोग बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश की। तो बॉन्डिंग के बारे में जैसे ही थोड़ा सा जाने, पता चला कार्बन के 6 एटम है और यहाँ पे 12 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में मैंने दिखा दिया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेलरेशन में मैंने दिखा दिया। ठीक है, ऐसे हालात में कितने बॉन्ड्स हम बना सकते हैं, 4 बॉन्ड। कार्बन के एग्जांपल्स भी आपको बता दिए। और अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने जा रहे थे, जिसमें हम लोग तीन हाइब्रिडेशन, कार्बन के तीन हाइब्रिडेशन की चर्चा करेंगे, sp3, sp2 और sp। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस महान और सबसे अच्छे टॉपिक की चर्चा करेंगे, इसका नाम होगा हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी थ्री के हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतने, अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में। आपको इस लेक्चर से संबंधित पीडीएफ नोट सारे मिल जाएंगे, लेकिन अभी आपको नहीं मिलना है क्योंकि अभी हम लोग को टॉपिक और पढ़ना है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, तुम लोग अपना ख्याल रखें, नोट कर लीजिए कॉपी में।